अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफिद से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को मस्बत तरीके से लेके चल रहे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। और मौसम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मौसम की बात करना बड़ा अहम भी है, आजकल क्लाइमेट चेंज जो है वो बड़ा कॉमन भी हो रहा है। और हमने जब रोज़ हम वेदर सेगमेंट लेते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जी आइंदा आने वाले दिनों में बारिशें होंगी और बारिशों का एक स्पेल होगा, और अगर बारिशें नहीं भी होंगी तो मौसम जो है वो उसमें टेम्परेचर में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है कि हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर हम कल की बात करें तो कल हमने शो में डिस्कस किया था और हमें बताया भी था हमारी रिपोर्टर ने कि जी आज से जो है वो बारिशों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। जबकि आज जब मैं घर से निकली हूँ तो इतनी शदीद धूप थी कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। तो ये सारे क्लाइमेट चेंजेस हैं जो इंसानों की वजह से हैं, हमारी अपनी वजूहात की वजह से हैं, हमारे अपने रीज़न्स हैं, हमारे अपने कुछ ऐसे काम हैं, दरख्तों की कटाई और बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है वो हम हमारे क्लाइमेट में ऐसे डिवास्टेटिंग चेंजेस आ रही हैं कि वो हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उससे हमारी सेहत जो है वो बहुत हद तक जुड़ी हुई होती है। जब हमारा क्लाइमेट ही बेहतर नहीं होगा तो हमारी सेहत कैसे बेहतर हो सकती है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा हमारे लिए अच्छी नहीं है। आप देखें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुल्तान शहर का किस कदर आपको नज़र आएगा पोल्यूटेड। और कल की अगर हम बात करें तो उसमें मुल्तान जो था वो आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर पर आया था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पोल्यूटेड है, और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितना पोल्यूशन हमारे अंदर जा रहा है। और इसी तरह देखते 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 बहुत सारे केसेस उसके बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के भी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और इन्हीं मौज़ूआत को आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये हमारे टाइम की नीड भी है। और इसी हवाले से हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो कि वन हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं सलमान ज़मीर साहब जो कि रिपोर्टर भी हैं, एंकर पर्सन है रूही टीवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलमान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मैं बात करी थी क्लाइमेट चेंज की और मौसम की सूरत हाल की, तो ये कैसे हमें जो बताया जाता है मौसम उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये क्या क्लाइमेट चेंज हम इसको कह सकते हैं? अली से कुछ क्लाइमेट चेंज है और कुछ सिस्टम यूँ है कि अभी मुल्तान रीजन जो है इसके पास जदीद रिडार नहीं है। अच्छा जी। मौसम की तब्दीली को मापने वाला जो एक पैमाना होता है, आला जिसे हम कहते हैं, वो होता है रिडार। अब इनके पास बहुत पुराना रिडार है। अच्छा। अब ये चेंज करने जा रहे हैं, बाहर मुल्कों से एड आई है और उसके ऊपर जो है वो जापानीज कोरियंस जो हैं अच्छा। वो काम कर रहे हैं और ये आपके हेड मोहम्मद वाला के पास बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी आने वाले वक्तों में हम कह सकते हैं कि हमें वेदर प्रेडिक्शंस ठीक मिलेंगी। वो इस वजह से कि अब जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, क्योंकि ये सडन चेंज होता है और क्लाइमेट चेंज तो नो डाउट ये पूरे दुनिया में चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा हो या मुल्तान में ही चल रहा हो। तो इसकी पेश नज़र अब आप ये देखें कि ये बताता है आपको 3 से 4 दिन का जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है। यानी कि ये ऑन द स्पॉट नहीं बता सकता कि आप विद इन 2 to 3 आवर्स के कितने एकदम क्या चेंजिंग आ सकती है, और उससे चेंजिंग को इन्हें फिर मैनुअली एंटर करना पड़ता है। और अभी रिसेंटली ही मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा इफेक्ट हमें देखने को मिला कि मुल्तान के जो नवाही इलाके हैं या देहाती इलाके जिनमें आपका चनाब बेल्ट जो नज़र आती है आपको, तो चनाब बेल्ट के पास अब इस वक्त फ्लड की सूरत हाल बन चुकी है। तो वहाँ पर भी रात हुआ यूं कि 2 दिन पहले की बात है, मेरा जाना हुआ वहाँ पर प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर पानी और कीचड़ था। मैंने ये समझा कि यार शायद ये फ्लड पीछे हटा है। उन्होंने कहा ये फ्लड पीछे नहीं हटा, ये उल्टा और आगे बढ़ता आ रहा है, मगर यहाँ पर अचानक रात क्लाउड ब्रस्ट हो गया। अच्छा जी। अब वो सिर्फ उतने ही एरिया पर,
अब पूरा मुल्तान खुश्क है, लेकिन वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो गया, वहाँ क्लाउड बर्स्ट हो गया, वहाँ पर पानी इतना आया कि लोगों के घर उसमें डूब गए, बह गए और मनहदम हो गए, क्योंकि जो उनकी बिल्डिंग्स थी वो आपको पता है कि कच्चे मकान होते हैं, तो वो बह जाते हैं। वहाँ पे लोगों का तो गुजर बसर करना ही बड़ा मुश्किल होता है। फिर लोग अपनी सालों की कमाई जोड़ के जो है वो घर बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे अपने कुछ वजूहात की वजह से ये क्लाइमेट चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा सलमान, ये भी तो है कि वेदर जिस तरह अभी कल प्रेडिक्शन हुई थी कि जी अब बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है, आज बारिश होगी, फलां होगा, लेकिन जिस दिन बताते हैं बारिश होगी उस दिन सख्त तेज़ धूप होती है। अली से इसके लिए तो पता है क्या, ये तो मैं भी कई बार कह चुका हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि बादलों की शायद कोई नाराजगी चल रही है मुल्तान से। हम बेचारे मुल्तानी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से जो है बादल आ जाए, मगर वो जब बादल आते भी है ना तो वो सिर्फ शक्ल दिखाकर निकल जाते हैं। सही बात और है। लोग जो वो बेचारे इसी चीज के मुंतजिर रह जाते हैं कि यार शायद बारिश हो जाए, मगर ऐसे ही है। जब तक आपके पास रडार सिस्टम सही नहीं होगा तो आप सही प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। ठीक है शहबाज साहब, आप मुझे बताइएगा कि वन हेल्थ एक्सपर्ट हैं, चूँकि आप और हमारे यहाँ बहुत लोगों को जो है वो नॉलेज भी नहीं है, तो मुझे बताइएगा कि वन हेल्थ से क्या मुराद है और ये चीज़ें कैसे इम्पॉर्टेंट हैं, और हमारे आज के टाइम में स्पेसिफिकली लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो वन हेल्थ है क्या? थैंक यू अलीज़े फॉर इनवाइटिंग स्पेशली। और वन हेल्थ से मुराद, वन हेल्थ देखें, वन हेल्थ एक रियलिटी है, एक साइंसी हकीकत है। वन हेल्थ से मुराद ये है कि जो हम खुराक खाते हैं अगर वो साफ़ होगी, जो हम एनिमल अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं किसी भी सूरत में, वो एग्स की सूरत में, मिल्क की सूरत में, मीट की सूरत में, अगर वो सेहतमंद होगा तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ बेहतर होगी, इंसान की सेहत बेहतर होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। इनफैक्ट तमाम इदारे आपस में इंटीग्रेटेड नहीं है, और तमाम इदारे की जो आपस में लेगिस्लेशन है वो भी इंटीग्रेटेड नहीं है। तो ऑब्वियसली वन हेल्थ यूरोप के अंदर, टर्की के अंदर, चाइना के अंदर सब मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम सब इदारे और तमाम इदारे जो हैं वो अपने एंगल में, अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली ओवरऑल जो हेल्थ का इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल हेल्थ की सूरत हाल है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए वन हेल्थ की आज बहुत ज़रूरत है, इसी के ऊपर काम करना चाहिए। यही सस्टेनेबिलिटी है और यही अल्टीमेटली जो ह्यूमन हेल्थ है इसी की इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे बताएं, ये तसव्वुर दुनिया में कब और कैसे मुतारिफ़ करवाया गया? मेरे ख्याल में ये तो एक हकीकत है, जब से इंसान है तब से उसका मेन बेनिफिशरी अलीज़े जो इस कायनात का जो हम इंसान हैं, तो वन हेल्थ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी राइज हुआ है। हाँ, उसकी इंटरकनेक्शन पिछली 2-3 दहाइयों से बहुत बेहतर हो रही है। टर्की के अंदर 1 डिकेड अगो जब हम यूनिवर्सिटी से पढ़े थे तो उस वक्त कॉन्फ्रेंस थी, इस पे काम हो रहा था। अब जो जानवर के अंदर बीमारी आ रही है वो अल्टीमेटली इंसान में कन्वर्ट हो रही है। अगर वहाँ पे हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पे कंट्रोल करना है ताकि वो इंसान के अंदर ना आए। इट्स वेरी सिंपल। बर्ड्स फ्लू जैसे, हाँ जी, कहीं से भी। अच्छा, खुराक के अंदर जो हम खुराक खाते हैं, दूध पीते हैं, अगर उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन है, अब हम कर क्या रहे हैं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनाई जा रहे हैं, जबकि दूध के अंदर जो टॉक्सिन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप कितने हॉस्पिटल बनाएंगे कैंसर? तो दूध के जरिए हमें कैसे टॉक्सिन्स मिल रहे हैं, जरा ये क्लियर करिएगा। दूध के अंदर देखें, दूध के अंदर जो टॉक्सिन आता है वो उसकी फीड से आता है, यानी जो फीड जानवर को दी जा रही है उसके जरिए दूध में जो है टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले जो फीड है उसकी जो अंदर लिमिट्स हैं वो टॉक्सिन्स की, उसको कंट्रोल करना होगा। वो कंट्रोल होगा जो जानवर कंज्यूम करेगा, तो जानवर की सेहत क्या होगी, वो बेहतर होगी। जो मिल्किंग वो एनिमल देगा, वो जब हम दूध हम कंज्यूम करेंगे तो वो सेहतमंद होगा, उससे बीमारियां नहीं होगी। जबकि हम क्या हो रहा है कि हम एक एंड टारगेट को कंट्रोल कर रहे हैं, हम सब ह्यूमन हेल्थ के कंट्रोल में लगे हुए हैं। अब वो कैसे होगा? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कार्सिनोजेनिक, वो कहते हैं जी बहुत अपना बड़ा ख्याल रखता था, बहुत सेहतमंद आदमी था, लेकिन फिर भी उसको कैंसर हो गया। यही आता है। इसी तरीके से
तो बेसिकली ये इंटरकनेक्शन है पूरी फूड Society की, का। इन्वायरमेंट का और इंसानों का। तो इस सब को हमें मिल के एज ए हेल्थ देखना होगा, तो फिर ही सस्टेनेबिलिटी है, वरना जो हमारा हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो इसी तरीके से और बेहतर सूरत हाल में जाएगा। ठीक है शहबाज साहब, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि अब आप बात बता रहे हैं कि जानवरों से जो इंटरलिंक्ड सिचुएशंस हैं वो इंसानों में किस तरह से मुंतकिल होती हैं, तो वो कौन सी ऐसी एनिमल डिजीज़ हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है जो कि इंसानों में मुंतकिल हो सकती हैं? अब देखें, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे इंसानों से जानवरों में आती हैं। वो पेट्स की सूरत में देख लें, अच्छा। वो इंसानों में देख लें। देखें, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ तो हम सबको इतना तो पता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं उसको हम नहीं देख रहे हैं। हम एट द एंड, जैसे मैंने पहले आपको एक कैंसर की एग्जांपल दी, तो हम सब एट द एंड ह्यूमन हेल्थ के कंट्रोल में लगे हुए हम हैं। दवाइयाँ ले रहे हैं, हम हॉस्पिटल बनाई जा रहे Strategies हैं, बना रहे हाँ जी, हैं। उसी पे। अब अगर हम तमाम इदारे, आप देखें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हमारा फूड, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, ये कहीं पे भी इसका इंटरजेक्शन नहीं है। हम मिलके एज इदारा नहीं कंट्रोल करते। हमारी जो लाइफ स्टॉक की डायरेक्शन है वो उसकी अपनी सेट डायरेक्शंस हैं, हमारी फूड की अपनी सेट डायरेक्शंस हैं, और हमारी मेडिकल की अपनी सेट डायरेक्शंस ठीक हैं। है। जबकि है तो ये इंटरकनेक्शन, तो बिल्कुल। वन हेल्थ को अगर हम फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा जो प्रिवेंटिव कंट्रोल है बीमारियों का वो कंट्रोल होगा, तो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ, इंसानों की हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, आवाम की सेहत वो बेहतर होगी। तो सर, हुकूमत ही जो है वो काम कर रही है इंसानी सेहत के ऊपर, हॉस्पिटल्स बना रही है, जिस तरह अभी आपने जिक्र भी किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद कि हुकूमत क्या इकदामात कर रही है वन हेल्थ के ऊपर। तो ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, जहां हम सेहत की बात कर रहे थे, सेहत से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड भी हैं, और मौसम, सेहत और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ी कनेक्टेड हैं। इन्वायरमेंट, एक चीज़ डिस्टर्ब होती है तो बाकी तमाम चीज़ें साथ ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। अभी मेरी सलमान आपसे भी यही बात हो रही थी कि हमारी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो हमें भुगतना पड़ रहा है इस टाइम, बहुत सारे इलाकों में लोगों की ज़िंदगियां चली गई हैं, लोगों की जानें चली गई हैं, वो सारा जो है ये हमारी वजह से हो रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस की वजह जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं। 70 to 80% हमारे अपने किए हुए वो काम हैं।
और मुल्तान में जैसे मैंने बात की इसकी क्लाइमेट की और वेदर की प्रेडिक्शन की, तो वो कल जो है वो हमें सुनने को मिला था कि कल से बारिशों का एक स्पेल स्टार्ट हो जाएगा जो चलेगा 27 अगस्त तक। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो आज का जो है वो मौसम जान लेते हैं, आज वेदर कैसा रहेगा और आइंदा 3 से 4 दिनों में हमें वेदर कंडीशंस कैसी देखने को मिलने वाली है। हमारे साथ हसन मलिक मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और आज सुबह सवेरे से ही जो दिन है उसके चमकदार दिन का आगाज़ देखने में आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही सुबह सवेरे से क्योंकि हल्की हवा चलने का सिलसिला जारी है तो वेदर कंडीशन मोस्टली बेहतर रहती हुई दिखाई दे रही हैं। आज मुल्तान शहर के अगर दिन भर मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज दिन भर मौसम खुश्क और गर्म रहने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। दोपहर के औकात में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, आसमान पर से आप बादलों का राज रहेगा, लेकिन वो बड़े लिमिटेड टाइम के लिए होगा। तकरीबन 11-12 बजे से लेकर 2 बजे के दरमियान आसमान पर बादल होंगे और हल्की फुल्की हवा चलने का सिलसिला दिन भर इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी आज कदरे बेहतर है जो कि 82% तक रिकॉर्ड किया गया है। साथ अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा है जो कि 112 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 30 नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों के हवाले से बात कीजिए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 29 अगस्त से मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होगा जो कि 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं और दर्जा हरारत भी नुमाया हद तक कम होता हुआ दिखाई देगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, आसमान पर स्याह बादलों का राज रहेगा और सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक, आपने हमें अपडेट किया है। और देखें जी, आज भी फ़िज़ाई आलूदा शहरों में मुल्तान जो है वो 3रे नंबर पर है। बड़ी हैरान कुन बात है और हमारे लिए हम सोचने की बात है कि हमें एज एन इंडिविजुअल हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकें, क्योंकि ये माहौल इसको साफ़ रखना ये हम सब की एज एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के इलाकों को, जगहों को साफ़ सुथरा रखें ताकि हम खुद भी सुकून से रह सकें और बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। हमारे आसपास के लोग भी हैं वो भी इन चीज़ों से महफूज रह सकें। अच्छा, जब हम बदलते मौसम की बात करते हैं तो सलमान, बदलते मौसम के साथ साथ डेंगू जो है वो हमें फैलता हुआ नज़र आ रहा है। डेंगू के बहुत सारे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। यकीनन आपने रिपोर्ट बनाई भी होगी और गए भी होंगे, विज़िट भी किया होगा। तो मुझे बताइएगा कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऑलमोस्ट और डेंगू किस तरह से बढ़ता जा रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए अली से बहावलपुर की अगर बात करें ना तो मेरा जाना हुआ विक्टोरिया हॉस्पिटल। तो विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर एक चीज़ मैंने देखी कि जनूबी पंजाब के लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने डेंगू वार्ड बनाया हुआ है। अच्छा। हालांकि यहाँ पर हमारे मुल्तान में भी निश्तर हॉस्पिटल है और दीगर हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वहाँ पर मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक वार्ड नज़र नहीं आया मुल्तान शहर जी। में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर सबसे अच्छी चीज़ एक और यूँ लगी कि आपके बहावलपुर शहर के अंदर जो डेंगू वार्ड बनाया गया है उधर कराची से लोग आ रहे हैं। यानी कि आप एक चीज़ ये देखें कि कराची जैसा शहर हमारे, अगर अब हम ऑपरेशनल लिहाज से देखा जाए ना तो मेरा चूंकि एक्सपीरियंस है, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो अली से हमारे पंजाब से बहुत बेहतर डॉक्टर हैं वहाँ पर। अच्छा। जो ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें बहावलपुर में? ना कराची के अंदर। कराची में, अच्छा। जिसमें आपके लिवर ट्रांसप्लांट बहुत ज़बरदस्त होता है वहाँ पर, बिल्कुल। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज़बरदस्त होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ज़बरदस्त होता है, ब्रेन सर्जरीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं वहाँ पर। तो मगर डेंगू का वहाँ पर ना होना ये मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि लम्हा फिक्रिया था कि वहाँ पर कोई इस तरह की सहूलियात मौजूद इंतजामात नहीं थे कोई भी। तो बहावलपुर में मुझे देखने को मिला 2025 की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में ना इस वक्त 1370 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। 1370 जी, जिनमें से हर देखें जब आते हैं बंदे बुखार के साथ तो वो सस्पेक्टेड होते हैं।
बिल्कुल। सस्पेक्टेड केसेस की बात हो रही है अभी तक। ठीक है। तो उसके बाद जब उनके टेस्ट हुए तो उनमें से सिर्फ 13 केसेस जो थे वो डेंगू पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, बाकी सारे जो थे वो नॉर्मल मौसमी आती वो तब्दीलियों की वजह से ठीक है। बुखार का अलामत थी उनकी। ठीक है। मगर फिर उसके बाद उनमें से 2 केसेस जो मैंने वहां पर जब मैं पहुंचा तो तब तक अनफॉर्चुनेटली 11 लोग जो थे वो माशाल्लाह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके थे। तो 2 केसेस मुझे मिले। मैंने जब उनसे बातचीत की, उनसे इंटरव्यू किया, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमें हुआ किस तरह। देखिए डेंगू जो है वो एक फ्रेश वाटर मॉस्किटो है। ठीक है। इसका लार्वा जो होता है वो फ्रेश वाटर में होता है। ये जो हम सेवरेज का पानी कहीं खड़ा होता है और उसके ऊपर मच्छर देख रहे होते हैं, वो डेंगू नहीं होता। अच्छा, वो जो साफ मलेरिया। सुथरा पानी होता बिल्कुल है साफ उसके सुथरा ऊपर होता है। जी, लाइक आप अपने जानवरों के लिए जो पानी रखते हैं, आप परिंदों के लिए आपने या फिर बाजुकात ऐसे भी होता है ना कि हम जो बाहर बालकनीज बनी हुई होती हैं, या आजकल चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा है एसी चल रहा होता है, एसी का पानी जो बाहर गिर रहा होता है अमूमी तौर पर वो भी साफ ही होता है, तो उस पर भी हो सकता है ये? जी। अच्छा। ये उस पर भी हो सकता है, मगर अगर वो 3, 4, 5 दिन तक खड़ा रहे तो ठीक है। ये नहीं है कि अगर वो बह रहा है पानी तो बहते हुए पानी। बाजुकात हम ऐसे करते हैं ना कि कोई भी बर्तन नीचे रख देते हैं, कोई बाल्टी रख देते हैं, कोई टब रख देते हैं ताकि पानी उसमें गिरता रहे और हम फिर जो है वो फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन बाजुकात ऐसे होता है सलमान कि वो पानी जो है वो 3-3 दिन 4-4 दिन ऐसा ही पड़ा रहता है। जी एग्जैक्टली। ये लोगों को ये नहीं पता कि वो जो पानी पड़ा हुआ है उससे डेंगू मच्छर जो है वो अजवाइश पा रहा है वहां पर। तो इस चीज को रोकने के लिए ना थोड़ा सा शऊर, जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल, कि शऊर की जरूरत है। हम वो कभी कभार ये चीज कही जाती है कि भाई गंदगी जो है वो बीमारियां लाती है, मगर कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन बन जाती है कि ज्यादा हाइजेनिक रहना या ज्यादा साफ रहना भी आपको बीमार कर सकता है। अच्छा, ये बात मैं यहाँ से लिंक कर सकती हूँ कि आप देखें जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसे जब वो क्रॉलिंग करना शुरू होता है तो उसे मट्टी में या रेत में बिठाया जाता है ताकि वो एक तो उसकी बॉडी की जो हीट है वो भी निकल सके बाहर और वो अच्छे से खेलता है, तो वो कहते हैं उसके लिए सेहतमंद होता है, इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो शहबाज साहब, मेरा भी ऐसे एक जगह जाना हुआ, अब आप समझ लें कि वो थे ज़रा जिन्हें हम कहते हैं कि बर्गर काइंड ऑफ फैमिली, मम्मी डैडी बच्चे होना वहाँ पे, और जो कहते थे जी नहीं इसको हाथ ना लगाएं, इसको पहले आप हाथों जो को सैनिटाइज करें उसके बाद आप इसको टच करें और ऐसे ना करें ये वो। लेकिन क्या था कि वो बच्चा बड़ा बीमार रहता था। फिर एक जगह ऐसा बच्चा था, आजकल देखें आप जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप देखें सोशल मीडिया पे, वो बाकायदा उनके घरों में, बड़े बड़े शहरों में, आप बाहर के कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे उन्होंने बाकायदा एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे रेत होती है और वो अपने बच्चों को वहाँ पे कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं कि आप यहाँ पे खेलें। तो आपकी सलमान बात वाकई बिल्कुल दुरुस्त है कि कभी कभी जो है वो ज़्यादा हाइजीन के चक्कर में ना हम बीमारियाँ अपने सर ले बैठते हैं। Obviously. ऐसा ही है। अच्छा, क्योंकि सर अब बात जो है वो मैंने पहले भी की कि माहौल की, सेहत की, जानवरों की, हर चीज़ एक दूसरे से कितनी रिलेट कर रही है और रिलेट करते करते हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की सेहत के और एक दूसरे की बीमारियों की वजह भी बनते जा रहे हैं। Exactly. मुझे बताइएगा तो हुकूमती सतह पर इस चीज़ के क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बात भी की कि हम एज अ गवर्नमेंट हमारी जो है वो इंसानों की सेहत पर तो बहुत काम कर रही है, लेकिन उसे जानवरों की सेहत पर भी काम करना चाहिए। बेसिकली इंटीग्रेटेड हेल्थ के ऊपर काम नहीं हो रहा, इंडिविजुअली तो सबकी इदारे बने हुए हैं और सबकी सेहत पे काम हो रहा है। लिदे अभी जिस तरह रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डेलीगेशन में हम लोग जा रहे हैं चाइना, तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश है कि एग्री टेक और स्पेशली हेल्थ टेक के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी लाएं और लेटेस्ट AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी लाएं ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे। आपने चाइना डेलीगेशन जाने की बात की है, तो क्योंकि ये बड़ा वसी टॉपिक है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी मौजू पर हम मज़ीद बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। शहबाज साहब, आप हमें बता रहे थे कि अभी हुकूमत ने इस पे जो इक़दामात लिए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो बड़ी अहम है, तो काइंडली वो शेयर कीजिएगा। अभी जिस तरह लीजिए हम प्राइम मिनिस्टर साथ एक डेलीगेशन में इसी मंथ के क्लोजिंग में जा रहे हैं, अच्छा। जिसमें चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात है। बेसिकली हम वहाँ पे जो मेजर फोकस एजेंडा है वो है एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन साथ में जो मेन चीज़ है कि हमने जो पहले हमारी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो मीटिंग हुई, हमारा फोकस वहाँ पे एग्री टेक्नोलॉजी पे है, और एग्री टेक्नोलॉजी के अलावा हेल्थ टेक्नोलॉजी यानी ठीक है। एग्री टेक और हेल्थ टेक के ऊपर। तो इसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट इंशाल्लाह आएगा। वी आर फुल प्लान्ड। इससे पहले चाइनीज़ एम्बेसडर से हमारी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज आपस में राब्ते में भी हैं। ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं जो हम शुरू करने लगे हैं, अभी जो जिस तरह मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे काम करती हैं, वो सिर्फ इंसानों की टेस्टिंग करती हैं। बिल्कुल। अब हम लोग क्या अभी एक चाइना के कोलैबोरेशन से हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लीजिए इमेजिन करें एक लेबॉर्ट्री जिसमें इंसानों के टेस्ट हो रहे हैं, साथ वाले काउंटर के ऊपर एक सेपरेट डायरेक्शन में आप अपने पेट्स को, जानवरों के टेस्ट हो जाए, और कुछ ही नेक्स्ट सेगमेंट में आप घर की कोई चीज़ें, खुराक, दूध, पानी आप चेक करवा लें। तो कितनी एक इंटीग्रेटेड लेबॉर्ट्री होगी। तो क्या बात है। एक वन हेल्थ सर्विसेज। तो सर, ये एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेप, इतना अच्छा इनिशिएटिव, ये पाकिस्तान के हर शहर में ये फैसिलिटी दी जाएगी? ऑब्वियसली वी आर प्लानिंग के जो उन्होंने उस चाइनीज़ कंपनी ने ऑलरेडी मलेशिया में और जापान में एक कोलैबोरेशन के ज़रिए, जॉइंट वेंचर के ज़रिए एक बनाया है, और अच्छा। हमारे साथ भी इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग द सेम। अच्छा, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो दूध मिलता है वो केमिकल्स से भरपूर होता है, और अब तो हमारी गवर्नमेंट भी कहने लग गई है कि खुला दूध जब तक कि आपने देखा ना हो या आप वेरीफाइड ना हो कि आपके आंखों के सामने, अब देखें देही इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जानवरों के ज़रिए जो दूध मिलता है वो काफ़ी हद तक फ्रेश भी होता है और मज़र सेहत नहीं होता। लेकिन जो हमें शहरों में दूध ला के दिया जा रहा है, हमें नहीं पता कि वो खुला दूध कहाँ से आ रहा है, केमिकल्स वाला है या फ्रेश है, नेचुरल है या नेचुरल नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम हो जाएगा अगर ये लेबॉर्ट्री बन जाती है, तो हम यानी फिर जो जितने भी दूध वाले आ रहे हैं घरों में, उनकी तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया इस पे। तो डेफिनेटली हमारे दोस्त डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर नासिर साहब और भी बहुत सारे जो डेयरी के स्टेक होल्डर्स हैं इस पे बात करते हैं। और ये जो खुला दूध है, ओबियसली देखें केमिकल आ रहा है, सोप आ रहा है, अच्छा। और आपको दिखने में वो लगेगा दूध है, ऐसे ही है। तो पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तकरीबन मैक्सिमम दुनिया जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं वो ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वहाँ पे पैक मिल्क है। पैक मिल्क का ये होता है कि उसकी ट्रेसेबिलिटी है, यानी अगर किसी ने कुछ गड़बड़ भी किया है तो उसका ब्रांड, उसको अथॉरिटी छापा मारेगी, उसको चेक करेगी, पकड़े जाएंगे। तो जिस तरह अब तकरीबन खुली मिर्चें भी आना बंद हो गई हैं। तो इस तरीके से नो वी आर ट्राइंग, बल्कि लास्ट मीटिंग भी हुई और हम लोग सब एज ए जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स वी आर ट्राइंग कि अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बड़े बड़े शहरों में अब जो पैक मिल्क होना चाहिए, ये वाला एरिया इस्लामाबाद से होना चाहिए। मैं खुद चाहती हूँ कि पैक मिल्क होना चाहिए, ताकि एक तो हमारे लोगों का शहबाज साहब मिथ भी टूट जाए। हाँ। वो जो कहते हैं ना कि पैक मिल्क जो है ये तो है ही नुकसान, आप इसको हरगिज ना पिएं। आप भाई जो खुला दूध पी रहे हैं वो कितना नुकसानदेह आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखें, हम जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं, जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें से उसकी जो ड्रग्स का असर है वो जानवर के दूध में चला जाता है। अच्छा, ये इंजेक्शन शहबाज साहब मुझे बताइएगा, ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी लगाए जाते हैं? नॉर्मली मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, और जो जानवर बीमार होता है एंटीबायोटिक्स डिफरेंट उनकी इलाज के लिए भी दिया जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? किसी भी डॉक्टर ने, और हमारे यहाँ तो फॉल्स प्रैक्टिस भी है कि कोई भी जो है वो जिसको पता है तो अताई डॉक्टर्स और इस तरीके से उसको लगा दिया। हर दवाई का विदड्रॉल पीरियड है। अच्छा। कि जी 5 दिन अब इसमें वो दवाई का असर आएगा, दूध ना पिए। अच्छा, जो घर में दूध दे रहा है वो तो कभी छुट्टी नहीं करता ना, बिल्कुल, तो उसको तो करनी चाहिए। लेकिन जो हमारे कॉर्पोरेट फार्म्स हैं वो क्या करते हैं कि उन गाय को हॉस्पिटल में बिल्कुल अलग कर देते हैं कि इसके में दवाई का असर आ रहा होगा। फिर पैक मिल्क्स जो हैं वो किस हद तक मुफीद होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो उन प्रिवेंटिव मेजर्स
को इख्तियार करते हुए बनाए जाते हैं, तो उनका क्या तरीक़ाकार होता है? हम यानी इन शॉर्ट हम अगर आवाम को मुतमईन करना चाहें कि जी आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए बेहतर है, तो कैसे कर सकते हैं? देखें अलीज़ा, ऑब्वियसली मैं या हमारे बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग कोई डब्बे बंद वाले दूध को इस कैपेसिटी में बेहतर कहते हैं कि उसकी ट्रैक एंड ट्रेस है, नंबर 1। और वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, मिल्क सप्लाई चेन से लेकर प्रोसेसिंग तक उसके 36 टेस्ट होते हैं जिससे मिल्क इंश्योर होता है। एक बेसिक डाइट है, ठीक है। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंसेप्शन है क्योंकि पाकिस्तान चौथा बड़ा डेयरी का मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑब्वियसली। अब जब वो असर उसके अंदर आ गया तो वो भी फिर आपको दवाइयों का असर नहीं होता, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। अक्सर हम कुछ लोगों को देखते हैं कि जी कि दवाई का असर नहीं हो रहा, चीज़ें नहीं हो रहा, तो वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है जिसके ऊपर मेडिकल हेल्थ वाले भी बात करते हैं। अच्छा, तो ये भी इसकी इंटीग्रेशन है। पैकेज मिल्क जो है वो आप चाइना में देख लें, जिन कंट्रीज़ के हमारे यहाँ जिनकी हम एग्जांपल्स लेते हैं उनका मॉडल उठा लें, वहाँ के ऊपर थ्रू और चेक मिल्क है, पैक मिल्क है। और अगर पूरा पैक ना करें तो कम से कम पास्चराइज करके ज़रूर पिएं। यानी पास्चराइज ये होता है कि जी बॉयल करके, बॉयल से मुराद एक ख़ास सेंटीग्रेड के ऊपर उसको गर्म किया जाता है और वो अगर पैक मिल्क भी हो उसको भी पास्चराइज करें? हाँ जी, नहीं पैक मिल्क तो होता ही या पास्चराइज है या उसकी दूसरी शक्ल होती है, ठीक है। तो मिनिमम पास्चराइजेशन लॉ जो हमारा है पंजाब गवर्नमेंट का वो पास हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा। कि उसको, हालांकि अगर वो हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां जहाँ पे शहर के बाहर पास्चराइजेशन यूनिट लगे हों, तो इसका मुराद ये है कि हम शहर के बाहर बीमारियां फेंक देंगे और साफ़ दूध जो है वो शहर के अंदर आ जाएगा। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जितने भी दूध वाले जो हैं वो दूध लेके आते हैं उनको दूध पास्चराइज करने के बाद लेके आना चाहिए? लेके आना चाहिए। अच्छा, ये कि लॉ भी है, अमूमी तौर पे हमारे घरों में भी ये आदत है ना कि हम पहले जैसे ही दूध आता है उसको बॉईल करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अच्छा, जो पास्चराइज है उसका आम बॉइलिंग से एक रैली, वो एक साइंटिफिक हीट अच्छा। है, उसका एक सेंटीग्रेड 270 और इस पे अच्छा, खास वो fixed सेंटीग्रेड में, हाँ जी, तो ठीक है। उससे तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल किल हो जाती हैं, क्योंकि हम घरों में उस कैपेसिटी में कर नहीं सकते, तो वो उसमें प्रॉब्लम है। और फिर अगर देखें, स्टार्ट तो हमने पास्चराइजेशन से करना है, टर्की ने भी ऐसे किया बिल्कुल, और वहाँ पे देखें एवरेज लाइफ बेहतर है, और हमारे यहाँ एवरेज लाइफ और हेल्थ की क्या सूरत हाल है ये आप और हम बड़े अच्छे से समझ रहे हैं आजकल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि खाने पीने की अशिया की बात कर रहे हैं, तो खाने पीने की अशिया की हिफाजत में वन हेल्थ क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, जिस तरह हमने दूध की मिसाल दी, अगर दूध का जो खुराक है अगर वो कंट्रोल हो, जो जानवर को दवाई दी जा रही है वो कंट्रोल हो, जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ़ हो, तो बेसिकली फूड, देखिए फूड हम दिन में 2 से 3 टाइम खुराक इस्तेमाल करते हैं। अगर वो खुराक ही साफ़ नहीं होगी, एज़ पर द लॉ नहीं होगी, उसकी लेजिस्लेशन उस कैपेसिटी की नहीं बनी होगी, तो हमारी सेहत को बेहतर हो ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम हर चीज़ को बिल्कुल उसके सेपरेट डोमेन में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं वो फूड एक्सपर्ट के साथ बिल्कुल नहीं बैठते, हमारे जो फूड एक्सपर्ट्स हैं वो लाइफ स्टॉक और एनिमल हेल्थ वालों के साथ बिल्कुल नहीं बैठते, और इनकी कोई कॉमन लेजिस्लेशन, कॉमन इंट्रैक्शन और कॉमन फॉर्म नहीं है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। दिस इज़ हाउ, ये एक बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर अब हमें काम करना है, क्योंकि तमाम इदारे मौजूद हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, और डेफिनेटली आई अप्रिशिएट बहुत सारे, स्पेशली जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनके आने से बहुत एक इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत छापे मारे जा रहे हैं, गोश्त जो ठीक नहीं है वो तलफ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अगर इंटरकनेक्शन में काम करेंगे तो फिर इदारों के लिए भी आसान हो जाएगा ना काम करना, अगर इंटरकनेक्शन होगा। वही आपकी बात कि अगर आप कनेक्टेड, लाइफ स्टॉक वाले, फूड वाले, डॉक्टर्स, ये सारे इंटरकनेक्टेड होंगे तो इन तमाम इदारों के लिए काम करना आसान भी हो जाएगा और हमारी आवाम के लिए हम सेहत को इंश्योर कर सकते हैं।
लीजिए हम जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं अभी, वो भले प्रोडक्शन की है या भले सर्विसेज की है, जिस तरह मैंने आपको एक बड़ी वंडरफुल लेबॉर्ट्री की मिसाल दी, तो हम अभी स्पेशली चाइना के भी अभी जो विज़िट है, हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ वन हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएं, जिसमें हम इंटीग्रेशन को खुद करके दिखाएं और उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर नज़र भी आएगा। आप खुद देखें कि पहले एक ख़ास चीज़ की थी, अब हम किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें वन फ्लोर सोल्यूशन मिले। बिल्कुल फ्यूचर इस तरफ जा रहा है, तो हमारा हेल्थ का भी वन हेल्थ सोल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल This is ऐसे how ही I होना say. चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जिस तरह हम माहौलियाती चेंजेस की बात कर रहे थे, उसी तरह आप जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे, ख़बरें भी देख रहे हैं हम कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो मुतासर हैं। और अब हमारे जनूबी पंजाब की अगर बात करें, सलमान ने भी हमारे साथ शेयर किया कि चनाब का इलाका जो है वो भी मुतासर हुआ है। इसी तरह बात करें दरियाए सतलुज और बहावलपुर के इलाके की, तो वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ रोही टीवी बहावलपुर रज़ा मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे वहाँ की सूरत हाल क्या है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं लीजिए, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, खैरियत से। बिल्कुल, देखें मौसमियाती तब्दीलियों का जो है ना वो सबको सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में यकीनी तौर पर जो मुश्किलात हैं वो मैदानी इलाकों के लोगों की बढ़ी हैं। सादा सैलाब जो है उसने KP के गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को भी मुतासर किया, और अब उसका रुख जो है वो मैदानी इलाकों की तरफ हो गया है। दरिया सतलुज की बात करें तो इस वक्त जो है वो गंडा सिंह के मकाम पर, जहाँ से ये दरिया सतलुज पाकिस्तान में इंटर होता है, तो वहाँ इस वक्त जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो बरकरार है। और सुबह 6 बजे की जो गेज है, जो वहाँ पैमाना है, वो बता रहा है कि 1,96,000 क्यूसेक पानी जो है वहां से जो है आगे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद हेड गंडा सिंह वाले के बाद जो है, जो सबसे पहला जो हेड आता है वो सुलेमान की आता है, और सुलेमान की से ये पानी जो है वो जनूबी पंजाब में फिर दाखिल हो जाता है, जिला बहावल नगर और उसके साथ बिहाड़ी और लोधरा और बहावलपुर, और इसी तरीके से अलीपुर तक हेड पॉइंट तक जो है वो चला जाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुलेमान की पे भी निचले दर्जे की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। रज़ा मलिक साहब, ये बताइएगा मुझे कि जो दरियाए सतलुज में इस वक्त सूरत हाल देखी जा रही है, उसकी वजह से बहावलपुर को कितना खतरा है, आसपास के इलाकों को कितना खतरा है, और मजीद कितने दिन इसका खदशा है बढ़ने का? जी देखें, जो दरिया हैं वो कुछ स्टेट कैंप पर नहीं बहते, वो लोगों की मलकियती जमीन पर बहते हैं, और जब दरिया जो है वो खुश्क होते हैं या जगह देते हैं, तो जो काश्तकार हैं वो अपनी जमीनों को आबाद करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उनको आबाद करते हैं, काश्तकारी करते हैं। तो चूंकि सतलुज में गुज़श्ता साल पानी नहीं था और आप लोगों ने वहाँ बड़ी फसलें काश्त की हुई थी, लेकिन यकीनी तौर पर जो मुतासर हुए हैं इलाके, वो एक बड़ी बेल्ट जो है वो मुतासर हुई है। लोगों ने वहाँ पुख्ता तामीरात कर रखी हैं, वहाँ पर अपनी फसलें काश्त कर रखी हैं, चारागात हैं, सब्जियां हैं, कपास की फसल है, तिल की फसल है, ये जो है शदीद तौर पर मुतासर हुई है। बहावल नगर, बहावलपुर, इसी तरीके से लोधरा और बिहाड़ी, ये तमाम इलाके जो है, ये काफी इलाका जो है वो ज़ेरे आब आया है, और हजारों एकड़ इलाकों में जो खड़ी फसलें हैं वो इस सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर हो सकती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक साहब, आपने हमें आगाह किया इन तमाम अपडेट्स के साथ। अच्छा जी, देखें हालात जो हैं वो आपके सामने है, लोगों का मुआशी तौर पर भी बड़ा नुकसान हो रहा है। सलमान, चूँकि आप तो ये चीज़ें रिपोर्ट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे कि काफ़ी हद तक जो है वो लोग जानी माली तौर पर बड़ा इससे नुकसान पहुँच रहा है उनको। देखें, जो दरिया सतलुज की बात की जा रही है ना, तो दरिया सतलुज में बड़े अरसे के बाद पानी आया है, ऐसा ही है, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मगर हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि जो इंडिया के साथ कशीदगी वाले हालात चले हैं बिल्कुल पिछले कुछ टाइम में, तो ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि ये कोई ना कोई ऐसी हरकत जो है वो भारत की जानिब से की जाएगी, होगी। तो अब सीन ये होता है कि जब आप
को ये पता ही नहीं है कि वो कब छोड़ेंगे, कब छोड़ेगा। अब इन्होंने कोशिश की आवाम को समझाने की। अब आप ये देखें, जो दरिया के करीब इलाके के लोग रहते हैं वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पर लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। जब तक पानी आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो लोगों को भी थोड़ा सा ये चीज़ अच्छा सोचनी। फिर सलमान, वहाँ पे जो गुजर बसर करने वाले लोग हैं उनके पास ना तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी जैसी कोई सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो उन्हें जब हमारी हुकूमत आगाह कर रही होती है तो उन तक शायद वो इन्फॉर्मेशन पहुँच भी नहीं पाती। बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप। कुछ इलाके हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाती, जैसे दरिया सिंध का इलाका है, ठीक है, राजनपुर से आप आगे जाएं तो वहाँ पर आपको अब देखिए सतलुज पर मकीन जो लोग हैं, आपने अभी बताया कि वहाँ पर खुश्क साली रही है बड़ा टाइम, तो मैं खुद भी, मेरा आना जाना ऑलमोस्ट वीकली होता है, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर लोग रह रहे हैं ऑलमोस्ट जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उन जगहों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोगों के पास सच कोई इन्फॉर्मेशन के लिए ज़राए मौजूद नहीं है। मगर इस पर हुकूमत ने इस दफ़ा ये किया था कि ज़िला इंतज़ामिया, चाहे वो बहावलपुर की हो या मुल्तान की हो, ठीक है, उन्होंने एक टीम तश्कील दी थी। उस टीम तश्कील देने के साथ ये हुआ कि वो टीम को डिप्लॉयड किया गया था, जिसमें आपके पटवारी थे। अच्छा जी, अब पटवारियों को तो सब कुछ पता है ना, कि पटवारी को ये पता कि कौन सी जगह कहाँ है। उनको डिप्लॉयड किया गया था कि वो हर एक इलाके में जाएं, जाकर उनको बताएं कि और यहाँ से चीज़ों को जगह खाली करवाएं। मैं गया पटवारियों के पास, तो मैंने खुद इस चीज़ को नोट किया कि पटवारी बेचारे सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं, मगर आवाम बात ही नहीं सुन रही, उनकी बात नहीं सुन रही। बस यही बात है। तो ये कॉलर लाइन पे एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेल अर्ज कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है मियां शहबाज साहब से। जी जी। कि वन हेल्थ वैसे तो हमारे पूरे पाकिस्तान में ही ये मेजर इशू है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब में मियां साहब जो हैं शहबाज साहब, ये क्या इकदाम कर रहे हैं वन हेल्थ यूनिट? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर वक्त हमारे पास कम है, शॉर्टली उनको जवाब दे दें कि जनूबी पंजाब में क्या सिचुएशन है। जी, ऑब्वियसली जब हम अपर पंजाब और जनूबी पंजाब को कंपेयर करें तो हेल्थ की सूरत हाल यहाँ पे तो ज़्यादा ऑब्वियसली ख़राब है। हम लोग जिस तरह तीनों चीज़ों में काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में भी, सर्विसेज में भी, जैसे मैंने लेबॉर्ट्री की मिसाल ली, ऑब्वियसली वो हमने अपर में भी लगानी है, जनूबी पंजाब में भी हम लगाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो स्पेशली अपनी जो दूसरी डायग्नोस्टिक्स की चीज़ें हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो तीनों की तशखीस देखें। जब जल्दी तशखीस होगी तो बीमारी का पता चलेगा, हम फ़ौरन उस पर जाएंगे। तो हम तीनों सेक्टर्स में इक्वली काम कर रहे हैं, वो भले प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज में हैं। और अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे साउथ पंजाब के अंदर जो पेट्स के लिए और जानवरों के लिए और ख़ुराक के लिए तो अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन ह्यूमंस के लिए इंशाल्लाह इसी को इंटीग्रेट करके वन हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने ज्वाइन किया और बड़े अहम मौजू पर डिस्कशन की। बहुत सारे लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है कि वन हेल्थ एक्चुअली है क्या। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुलाकात होगी हमारी अगले घंटे में एक छोटी सी ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं। उन मेहमानों का भी तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको अपने टॉपिक्स बताती चलूँ कि आज हम जिन अहम मौज़ूआत को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी सोसाइटी से बड़ा रिलेट करते हैं। और आप सब ने भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती हुई वीडियोस देखी होंगी कल, जो कि मैंने भी देखी। बड़ी अफसोसनाक ख़बर भी थी और हमारे पूरे माशरे पे, हमारी इंसानियत पे एक सवालिया निशान था। वो एक वीडियो जो आपने देखी पिंडी के एक इलाके में, आपने देखी होगी कि 2 भाइयों का कत्ल हुआ है। और वो हुआ कैसे है? सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपए के पीछे, सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपए के पीछे 2 भाइयों का कत्ल हो गया। आप वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल्स भी पता चल जाएंगी। एक वो फ्रूट वाले के पास, यानी एक दुकानदार के पास वो दोनों भाई जाते हैं और उस दुकानदार से जो हैं वो फल ख़रीदते हैं, केले ख़रीदते हैं और उनके पास कुछ पैसे नहीं होते, यानी उनके पास
खुले पैसे नहीं होते तो वो कहते हैं जी आप हमारे पास 5000 है या जितने भी आप उसका चेंज हमें दे दें। तो वो जी सब्ज़ी फरोश कहता है, फलों वाला कहता है जी मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, आप मुझे खुले पैसे दे दें। तो वो कहते हैं चलें जी फिर आप जो है वो 130 रुपए के, क्योंकि केले थे, वो जो फल उन्होंने ख़रीदा था वो 130 रुपए के थे। उन्होंने कहा जी हमारे पास 100 रुपये खुले हैं, आप ऐसे करें ये रख लें और 30 रुपए के जो केले एक्स्ट्रा हैं वो आप निकाल लें। इसी बात पर उनकी कोई बहस मुबाहिसा हुआ उनके दरमियान और पता चलता है जी वहाँ से कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि उस फल वाले के जानने वाले होते हैं, उस सब्ज़ी फरोश के जानने वाले होते हैं। तो उनके हाथ में एक बल्ला होता है क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उस बैट की मदद से वो उनको सर पे जब हिट करते हैं तो एक बंदे की वहाँ पर फौरी उसी मौके पर जो है डेथ हो जाती है और दूसरा, क्योंकि वो दोनों भाई थे, तो जो दूसरा भाई था उसकी भी डेथ वहीं पे हो जाती है क्योंकि उसको भी ऐसे ही उन्होंने उस पर वार किया और बल्ले की मदद से उसको मारा। ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए और एक सवालिया निशान है हमारे इस पूरे माशरे पे, हमारी हुकूमत पे, हम पर भी एज एन इंडिविजुअल हम पर भी ये सवालिया निशान है कि हम माशरे में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जिस माशरे को हमने आगे लेकर चलना है, जहाँ पर हमारी नस्लें बननी है, वहाँ पर हम अपनी नस्लों को तबाह करते जा रहे हैं। ऐसे मामलात जब देखने को मिलते हैं तो पता चलता है कि माशरे में कितना अदम बर्दाश्त है, यानी आप किसी की इतनी सी बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और कैसा अफसोसनाक अमल है, आप सोचें कि ये जो दो भाई वहाँ पर वफात पा गए, ये दिखने में और आज जिक्र करने में शायद हमारे लिए फिर भी थोड़ा बहुत आसान होगा, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उन ख़ानदानों के बारे में आप एक लम्हे के लिए सोच के देखें तो दिल से तकलीफ़ होती है और इंसान वो उस दर्द को महसूस कर पाता है जो उसके ख़ानदान वाले आज महसूस कर पा रहे होंगे कि वो दो भाई जो एकदम चले गए और सिर्फ क्यों, हमारी वजह से, इंसानों की वजह से और इस माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त की वजह से। हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त की इतनी कमी हो गई है कि हम किसी की बात सुनने को, समझने को तैयार ही नहीं है। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम उनसे इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक हर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है और माशरे को रीशेप करने में हम अपना रोल प्ले करते रहें जितना पॉसिबली हम कर सकते हैं। आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका जिक्र करती चलूँ तो डॉक्टर नाजिम हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि कॉलमिस्ट हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और इसी के साथ साथ डॉक्टर जाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो मैं अभी जिक्र भी कर रही थी जिसका, और आपकी शायद नज़रों से गुजरी होगी वो वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक वायरल हो चुकी है वो और सर्कुलेट हो रही है हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्या वजह है, माशरे में अदम बर्दाश्त इतना क्यों फैलता जा रहा है, बढ़ता क्यों जा रहा है? मैंने ये वीडियो देखी है और देखते मुझे बहुत अफसोस हुआ कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना बर्दाश्त की कमी का मुजाहरा करना हमारे माशरे के अंदर सरायत कर चुका है। ये एक मामला नहीं है, बल्कि आज भी मैं अभी टीवी सुबह देख रहा था तो अभी भी मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ लड़ाइयों, झगड़ों और इस तरह के बेशुमार मसाइल जो हैं वो टीवी के ऊपर शो हो रहे थे। असल बात सिर्फ इतनी होती है कि जैसे इंसानी जिस्म बाज़ औक़ात किसी चीज़ की उसे बर्दाश्त की कमी होती है ना, जैसे अगर किसी को कोई बाज़ का दूध बर्दाश्त नहीं होता और वो वॉमिट कर देता है, इसका मतलब ये है कि अब उसके जिस्मानी तौर पर उसे दूध की जो बर्दाश्त है उसकी कमी हो गई। बिल्कुल इसी तरह ज़हनी तौर पर भी हमारे होता है। जब हम तनकीदी रवैये, जब हम इख्तलाफ राय, जब हम किसी बात के ऊपर अपनी जो ज़िद और अना है उसको हम मजबूत रखें और उसमें कोई कमी ना आने दें तो फिर हम ज़हनी तौर पर भी वॉमिट करते हैं और फौरी तौर पर हम ऐसे रवैयों की तरफ चले जाते हैं। और ये जो है ज़हनी तौर पे जो कुछ लोग बीमारियों का शिकार होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो ऐसी हरकतें करते हैं। ज़हनी बीमारियाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर फितरी तौर पर उनके सिम्टम्स के तौर पर अदम बर्दाश्त आता है। और मिसाल के तौर पर अगर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स लें तो उनमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स हैं। फिर अगर हम मूड डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाएँ तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर हम इससे भी आगे जाएं तो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स होते हैं और उन लम्हों में पता नहीं होता कि उनकी परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो जाती है
मामला कुछ और होता है लेकिन उन्हें समझ कुछ और आ रहा होती होता है, जिसकी वजह ये से schizophrenic होते हैं। शिज़ोफ्रेनिक होते हैं पेशेंट्स और वो इसका मुजाहरा करते हैं। मूड और मिजाज जो है ये सारे इंसानों के अंदर मुख्तलिफ होता है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम OCD का नाम भी देते हैं, क्या ये भी जहनी बीमारी है? बिल्कुल, ये एक जहनी बीमारी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। OCD का मतलब ये है कि किसी एक ख्याल का बार बार आना और फिर उसके अमल में उसका इजहार होना। तो OCD को हम बाकायदा जहनी बीमारियों में ही इसका शुमार करते हैं। अच्छा, ये OCD में भी इंसान को स्ट्रेस पहुंचता है, यानी जहनी तौर पर वो बिल्कुल बाकी ठीक होते हैं लेकिन अपनी उन कंपल्शंस के ऊपर, ऑब्सेशंस के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, एक तरफ जब वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, उसको वो रोकना भी चाह रहे होते हैं, उससे उनके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको आ रहे होते हैं। अब इससे यहाँ उनको स्ट्रेस बढ़ता है। मतलब मेरे पास एक केस आया, उनको हाथ धोने की जो है OCD का मसला था, बार बार ख्याल आता जी मेरे हाथ साफ़ नहीं है, बार बार जाके धोना फिर आना। यहाँ तक बताया कि उसने मैं एक दिन में पूरी साबुन की जो एक टिकिया है वो सिर्फ मैं हाथ धोने के ऊपर मैं उसको करती हूँ, और मेरे दिन के कोई 7 से 8 आवर्स 24 आवर्स के अंदर वो मेरे वॉशरूम में है, मैं पूरी पानी की टंकी खाली कर लेती हूँ। तो अब वो इतनी जहनी तौर पर स्ट्रेस थी, इतनी जहनी तौर पर स्ट्रेस आउट हुई थी कि उसका ये इस लेवल पर आ गई थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, यानी स्ट्रेस के उस लेवल पर वो चली गई थी कि मुझे इससे ये बर्दाश्त नहीं है। आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ की तरफ राग़िब होते जा रहे हैं जो आप नहीं करना चाह रहे। कोई बात चीज़ें ना कोई नसीहतें काम आती हैं। अच्छा, उनको ये पता है कि हम ठीक नहीं कर रहे, उनको ये पता है इससे हमारी, लेकिन उस पर कंट्रोल कोई नहीं। फैमिलियल, सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ सारी की सारी डिस्टर्ब हो रही हैं, और बाकी जो ज़रूरी काम करने हैं उनके लिए भी उनके पास वो टाइम नहीं मिलता। वो उसी एक अपनी इस कंपल्शन को पूरा करने पे वो लगे रहते हैं। तो ज़ाहिर है जब स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो फिर उनके अंदर बहुत सारे ऐसी नेगेटिव ख्यालात और सोचें आएंगी जो उनको तबाह कर लेंगी। असल में जब स्ट्रेस को मैनेज करने की कोपिंग स्ट्रेटजीज इंसान के पास कम पड़ जाती हैं, वो अपना हर तरीके से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इस मौजू पर भी मैं बात करूंगी और स्ट्रेस के ऊपर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जहनी बीमारियों के पीछे जो है वो स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे बताइएगा, अदम बर्दाश्त, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया अदम बर्दाश्त को बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहा है? सोशल मीडिया बिल्कुल अदम बर्दाश्त को बढ़ा रहा है। जो सबसे जो बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया का जो आजकल है वो मोबाइल्स की वजह से है। अच्छा, कि जब स्क्रीन एडिक्शन होती है और वो मोबाइल के ऊपर सारे बच्चे और सारे लोग वो लगे रहते हैं तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया के अंदर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, और इससे भी इंसान का स्ट्रेस भी बढ़ता है और इंसान की जो बर्दाश्त है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। अच्छा सर, फिर उसमें ये देखने को भी मिलता है कि क्या वो लोग भी जहनी बीमार हैं या जहनी तौर पर किसी बीमारी का शिकार हैं जो सोशल मीडिया पे जाके बैड कमेंट्स करते हैं, लोगों की मीम्स बनाते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं, क्या वो भी जहनी बीमारियों का शिकार होते हैं? बिल्कुल, ये इसके पीछे जहनी बीमारियां ही होती हैं जो इस तरह का अमल करवाती हैं किसी इंसान से। अच्छा। और इसमें ज़्यादातर तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के तहत ही आते हैं, जिसके तहत वो ये सारा काम करते हैं, जाकर कमेंट्स देते हैं, बैड कमेंट्स देते हैं, मीम्स बनाते हैं, कुछ सारी चीज़ें। अच्छा, फिर सर हमारे यहाँ ये भी डॉक्टर साहब बड़ी आम चीज़ है कि अगर देखें आप हैं, आपका अपना चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है। अब देखें, मैं इस टेबल को जो सामने मेरे पड़ा है मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, आप अपने से देख रहे हैं और डॉक्टर साहब अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्या होगा, मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा, डॉक्टर साहब का ओपिनियन डिफरेंट होगा, आपका ओपिनियन डिफरेंट होगा। हमारे यहाँ बड़ी आम स्ट्रेटजी है कि हम इख्तलाफ राय को मानना ही पसंद नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, जो मैंने कह दिया वही ठीक है। अब अगर मैं किसी जहनी बीमारी का शिकार हूँ तो मैं कहूँगी जी नहीं डॉक्टर साहब, आपने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत है, जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी जहनी बीमारियों में शामिल है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। असल में ये है ना कि परसेप्शन तो हर इंसान की अलग अलग होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि रियलिटी कुछ नहीं है, ऑल आर परसेप्शंस, क्योंकि हर इंसान के देखने का नुक्ता नज़र जो है वो अलग अलग है। मसलन अगर मैं ये कप देखूँ तो ये एक कप है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका जो हैंडल है वो राइट साइड पे है, जबकि आप क्या कहेंगे कि ये तो लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अब चीज़ तो एक ही है। रियलिटी वो होती है जो सब इंसानों के लिए एक जैसी हो, यानी ये कप है,
कप है, लेकिन ये मेरे और आपके लिए एक जैसा नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये तो रियलिटी नहीं है, ये तो सारी परसेप्शंस है। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। फिर जब ये परसेप्शंस हमारे अपने माजी के जो तजर्बात होते हैं, जो हमने एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, उनसे हमने जो नताइज अखज़ किए होते हैं, जब हमारी मौजूदा ऑब्जर्वेशन के साथ हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और कोई एक राय कायम करते हैं, तो वो राय फिर मुख्तलिफ होती है। और राय का मुख्तलिफ होना, राय से इख्तलाफ करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ इसी एक नुक्ते को अगर हम ये समझे कि भाई ये आपकी राय है, वो मेरी राय है, एक दूसरे की राय को अहमियत देना, इज़्ज़त व एहतराम देना, उसको सुनना, इससे जो बर्दाश्त है वो इंसान की बढ़ती है। लेकिन कम कहाँ होती है, जहाँ पर मैं ना मानूँ, जो मैंने कह दिया ठीक है, जो मेरी परसेप्शन है वो रियलिटी है, जो आपकी परसेप्शन है मैं उसको मानने के लिए तैयार ना हूँ। सर, आपको क्या लगता है कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना कितना ज़रूरी है हमारे माशरे में? अगर हम इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते तो मेरे ख्याल में हमारी जो सोसाइटी है ये तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए। हर इंसान एक दूसरे का गिरबान जो है वो पकड़ के खड़ा हो। वैसे आप देखें, आप सड़क पर निकले, हम एक रोड से गुजरते हुए जाते हैं तो हमें वहाँ पे कहीं रोज़ बिला नागा मुझे ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि कोई ना कोई एक दूसरे से लड़ होता है, गिरबान पकड़ के खड़े होते हैं, रिक्शे वाला आवाम के साथ, आवाम वाले रिक्शे वाले के साथ। तो ये एक जो फिनोमेना है ना, ये बड़ा बढ़ता जा रहा है और ये अलार्मिंग है। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ डॉक्टर नाज़िम साहब भी हैं जो कि डेटा एनालिस्ट हैं और बड़े ज़बरदस्त कॉलमिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, बड़े अच्छे कॉलम लिखते हैं। और डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम आम ज़ुबान में शुमारियात भी कहते हैं, लोगों के लिए बता रही हूँ कि समझना आसान हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि शुमारियात को यानी स्टैटिस्टिक्स को आप लोग आम जुबान में अदाद से बसीरत तक का सफ़र क्यों कहते हैं? थैंक यू। इसमें अदाद से बसीरत का हम इसलिए कहते हैं कि जैसे अभी हम एक वाक़े की तरफ जो पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या, उसकी तरफ बात कर रहे थे। हमारे पास ये डाटा तो कलेक्ट हो गया कि ये वाक़या पाकिस्तान में फ़लाँ जगह पे रोनमा हो गया है। इसी तरह ढेरों डेली बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटा सेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल। डिफरेंट पेशेंट्स आपके पास आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उनमें डिसऑर्डर पाए जाते हैं। हम इस लिहाज से बात करें या इकोनॉमी की पे बात करें, डेली बेसिस पे हज़ारों किस्म के अरबों खरबों डाटा कलेक्ट्स हो रहे हैं। वो उस वक्त तक डाटा है जब तक आप उसको किसी अमल में नहीं लाते, उस पर आप कोई इल्म नहीं सीखते। फ़र्ज़ करो अगर हम ये कहते हैं एक्सट्रीमिज़म एक बहुत बड़ी जो आजकल परेशानी का बायस है हमारे नौजवान नस्ल में, कि अदम बर्दाश्त उनमें बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हमारे पास डाटा तो डेली बेसिस पे कलेक्ट हो के आ रहा है कि हम कहते हैं जी वहाँ ये लड़ाई हो गई, उनमें ये वाक़या रोनमा हो गया। क्या हमने उसकी तह तक पहुँचने की कोशिश की कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनकी बेसिक्स क्या हैं, उनमें किस तरह के ये जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं उनकी बेस क्या बन रही है, इनके रिलेशनशिप को फाइंड करना, उनको किसी इल्म की सूरत में लोगों के सामने पेश करना, ये शुमारियात का काम है। हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। जो आप देखें मार्केट में मेडिसन ईजाद हो गई है जी, अब मेडिसन तो बहुत सारी पाई जाती हैं। पेन किलर की बात करें तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के पेन किलर्स हैं, उनमें कौन सी इफेक्टिव है, कौन सी नई जो मेडिसन दरियाफ्त की जा रही है, एनालिसिस करना ये आपका काम है। हमारा एनालिसिस करना काम है और उससे मीनिंगफुल नॉलेज प्रोवाइड करना कि हम उसको किसी फ्यूचर में किसी इस्तेमाल में ला सकें, ये स्टैटिस्टिशियन का काम है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, यानी चाहते या ना चाहते हुए, हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, तो ये कैसे करते हैं? बिल्कुल, असल में स्टैटिस्टिक्स या शुमारियात जो हम बात कर रहे हैं ये हर बंदा अपनी डेली रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करता है। कैसे? मसलन आप डेली अपना बजट प्लान करते हैं कि आज मैंने मार्केट से इतने में ये चीज़ें परचेज़ करनी हैं, आप उसका एक हिसाब मेंटेन करके जाते हैं और शाम को फिर आप उसका देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या प्लानिंग की थी। मैं तो डेली देखती हूँ भाई।
अच्छा तो ये आप स्टेटिस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा मसलन आप जाके हर चीज़ का आप आइटम बाय आइटम हिसाब नहीं करते। आप कहते हो कि चले मैंने आज कोई 5-6 आइटम परचेज़ किए और उन पे इतनी लागत लगा के आई हूँ, तो मैं एवरेज कितनी कंजम्पशन इस पे करके आई हूँ। अब स्टेटिस्टिक्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, हम अपने तौर पर हिसाब लगा रहे होते हैं कि मैं इतना एवरेज इस चीज़ पे ख़त्म करके आया हूँ, इतना लगा के आया हूँ। वो आपने शुमारियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अच्छा इसी तरह अब हाल ही में बच्चों के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो उसमें फिर वही नंबरों की गेम है, हम उस पर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ स्टेटिशियन जो एक मुहक्किक तहकीक करने वाला होता है वो हमेशा आम नंबरों की गेम से कहीं आगे सोचता है। अब वो यही सोचता है कि यार ये जो रिज़ल्ट्स आ गए हैं इनका इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है, क्या हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ जो चेंज हो रही हैं दिन ब दिन उनका इम्पैक्ट बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा हम इसकी फिर एरिया वाइज भी करते हैं एनालिसिस कि किस एरिया में इनके रिज़ल्ट्स क्या रहे हैं। कोई नई प्लानिंग आप लेके आ रहे हो, उसका अब लाजमी नहीं है कि आपने एक नई एजुकेशन पॉलिसी नए रिफॉर्म्स लेके आए हैं वो थ्रू आउट द पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करने के बाद कामयाब हो जाए। तो इसकी एरिया वाइज एनालिसिस किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। हम चेक करते हैं कि किस एरिया में रूरल और अर्बन को कंपेयर किया जाता है, इवन के जेंडर वाइज कंपैरिजन किया जाता है कि इसमें हमारे पास मेल फीमेल्स में कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो हम रूटीन में हर जगह डाटा के साथ खेल रहे हैं। उस डाटे को मीनिंगफुल उसमें लाने के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है। इस वजह से कॉलम में हमने यूज़ किया था अदाद की दुनिया से बसीरत तक का सफ़र। अच्छा, कि अदाद की दुनिया में तो हम पहुंच गए, लेकिन वहाँ से बसीरत तक आना कैसे है हमने? बसीरत तक हमने कैसे जाना है, और ये आपको एक और जब तक हम बसीरत तक पहुँचेंगे नहीं हम माशरे में तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर जैसे अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास डेली 200 मरीज़ किसी भी बीमारी से रिलेटेड हमारे पास आ गए हैं। अब वो मरीज़ तो आ गए, उस बीमारी की मेन जड़ क्या थी, वो मरीज़ क्यों इतने मरीज़ बढ़ रहे हैं, क्यों इतने मरीज़ बढ़ रहे हैं, उनमें इस चीज़ को जांचना कि उसमें बेसिक फैक्टर्स कौन से हैं। अब ये एरिया वाइज पेशेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी होती हैं, उनको जो बीमार करने वाली जो वजूहात हैं वो डिफरेंट होती हैं। अच्छा। इन्हीं वजूहात को मीनिंगफुल नॉलेज के तहत लोगों तक पहुंचाना स्टैटिस्टिशियन का काम है। अच्छा सर, दो लफ्ज़ कंसिस्टेंसी और पावर, यानी ताकत का इस्तेमाल और यकसानियत, जिसको हम कंसिस्टेंसी आम ज़बान में कहते हैं, इन दो टर्म्स का इस्तेमाल जो है ये हमारे शुमारियात में स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? असल में ऐसा है कि हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं, हमने निश्तर हॉस्पिटल की बात करें कि हमारे पास वहाँ 1000 पेशेंट्स डेली आ रहे हैं। अब उन 1000 में से अगर आप सिर्फ 50 लोगों से किसी एक ख़ास बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हो सकता है वो खातिर का इल्म आप जो हासिल करना चाह रहे थे वो ना मिल सके। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी आपको कहती है कि जो आप डाटा ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते जाएंगे, आप अपनी असल के करीब तरीन पहुँचते जाएंगे। यानी हमें मैक्सिमम लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, मैक्सिमम लोगों के डाटा कलेक्ट करना, और उसमें कंसिस्टेंसी का जो तसलसल ये हम कायम करते जाएंगे वो आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता जाएगा। अच्छा, यानी हैं बड़ी लॉजिकल बातें, लेकिन हमारी सोसाइटी में हम इन्हीं लॉजिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी अब हम बात कर रहे थे पावर की। अब ये प्योर हम स्टैटिस्टिक्स, एक स्टैटिस्टिशियन ये चेक करता है कि जैसे हमने बात की कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर या शुगर है, इसकी वजह से जो हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या शुगर दिल के अटैक या दिल की धड़कन पे कोई असरअंदाज हो रही है। इस पे हम क्या करेंगे, हम फिगर्स लेंगे, डिफरेंट लोगों का डाटा लेंगे, ऐसे पेशेंट्स जो शुगर के पेशेंट्स थे, उनको कोई और बीमारी नहीं थी, उन लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत कितनी हुई। अब ये रिलेशनशिप हम जब कायम कर लेते हैं तो हम उसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाते हैं कि ये वाकई उस पर असरअंदाज हो रही है। पावर ऑफ द टेस्ट आपको क्या बताएगा? पावर आपको ये बताती है स्टैटिस्टिक्स में कि हम जो टेस्ट लगा चुके हैं इसको चेक करने के लिए, क्या वो हमने सही परफॉर्म किया या नहीं किया, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है
कि हमने तो चेक कर लिया, डबल चेक हो जाता डबल चेक हो जाता है कि हम वो जो टेस्ट परफॉर्म करने चाह रहे थे क्या वो वाकई इस चीज़ के लिए बना हुआ था, वो इस चीज़ को सही पेश कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, तो सर मुझे ये भी बताएं, क्योंकि आजकल आपको पता है एआई का दौर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस तरह हेल्पफुल हो सकता है एआई के लिए, या फिर क्या स्टैटिस्टिक्स के बगैर एआई का वजूद मुमकिन है? बड़ी अच्छी बात की आपने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की दुनिया में जो मोस्ट हार्ड फेवरेट टॉपिक्स हैं लोगों के, वो कहते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, डाटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, आप इन चीज़ों में चले जाएं तो आप दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अगर इनको मैं लिंक करना चाहूँ तो स्टेटिस्टिक्स बुनियाद है किसी भी इमारत की। जब आप इमारत बनाना चाहते हैं तो आप जानते सबसे जो मेन किरदार होता है वो बुनियाद का होता है। शुमारियात बुनियाद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें हम मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो वो उस बुनियाद के ऊपर खड़ी की गई इमारत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस इमारत के साथ एक पूरा शहर है। अच्छा। जो इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर चीज़ आ गई, लेकिन अगर हम बुनियाद निकाल देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम सामीन को आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहें लिंक करने के लिए, तो आप देखें कि छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है। हम उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों की पहचान करना सिखाते हैं कि देखें ये फ़र्ज़ करो डॉग्स है, उनकी पिक्चर दिखाई या उसको आपने रियल में दिखा दिया, या कोई बिल्ली दिखा दी या कोई दरख्त दिखा दिया, हम उसकी नशोनुमा करते करते उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखा रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो बेसिकली कंप्यूटर है। आप उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना सिखा रहे होते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बगैर एआई का वजूद में आना भी इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जहां हम अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बढ़ता हुआ ये माशरे में ये एक ऐसा मसला है जो हमारी नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कैसे हम तालीम के ज़रिए इसको ख़त्म कर सकते हैं, और क्या बाकी और ज़राए भी शामिल हैं जिनकी वजह से हम अदम बर्दाश्त को किसी हद तक ख़त्म कर सकें या कम कर सकें? बिल्कुल, तालीम एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए इस्लाही रवैया, अब देखें ना, इस्लाही रवैये का लफ्ज़ मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अरसे के बाद ये लफ्ज़ यूज़ किया। हम छोटी किताबों में, छोटे स्कूलों के अंदर हम इस्लाही रवैयों का लफ्ज़ पढ़ते होते थे। वहाँ पर हमें बताया जाता होता था कि इस्लाही रवैये क्या होते हैं। आजकल बच्चों से आप यही पूछ लें कि इस्लाही रवैये क्या हैं। इंग्लिश मीडियम का दौर है तो उन्हें पता ही नहीं होगा, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या होता है। अच्छा, अब इस्लाही रवैये तालीम में शुरू से ये बात बताई जाए। अब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मेडिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, ये वो, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया जाता एक पढ़ा लिखा नौजवान तो हमारा तालीमी सिस्टम बना रहा है, लेकिन एक सुलझा हुआ इंसान हमारा तालीमी सिस्टम वो नहीं बना रहा। स्कूलों के अंदर से ही ये बात स्टार्ट हो जाती है। मैंने तो ऐसे वाक़े सुने कि अगर किसी टीचर ने कोई थोड़ा सा भी किसी सख्ती से बात की, किसी टीचर ने थोड़ा सा तशद्दुद किया, लड़कों ने मिलके टीचर को ही बाहर पीट डाला। तो इस तरह के मामला डाला, और मैंने खुद बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुने हैं, और ये सच्चे भी थे, सच्ची खबरें भी थी इसके ऊपर, फिर सज़ाएं भी हुई बाद में। सर, टीचर अगर आपको कुछ कहता है बच्चे को, तो बच्चे के अदम बर्दाश्त का ये लेवल है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कि मेरी ईगो पे बात आ गई ना, वो अपनी ईगो पे ले जाता है बात। फिर ऐसे कुछ असातिज़ा का कत्ल भी हुआ है इन केसेस में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। असल में बच्चे जब स्कूल में आते हैं ना, तो पीछे घर में पेरेंट्स की तरबियत कुछ लेके आते होते हैं। आगे स्कूल का सिस्टम और तालीम का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उनको इन चीज़ों के बारे में बताए। अब यहाँ पर ना एक बहुत अहम बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि
बच्चों के अंदर ये जो रवैये आते हैं ना, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे हम ADHD कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ADHD। उसमें हाँ, जिसमें वो बच्चे तवज्जो हासिल करने के लिए बाज़-औक़ात ऐसे रवैयों का वो मुज़ाहरा करना शुरू कर देते हैं। फिर जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर हम डिसऑर्डर लें तो ये दुनिया में 1 to 2% पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या? ये मूड और मिजाज की एक्सट्रीम्स है। हम इतनी देर से जो बर्दाश्त की बात कर रहे हैं ना, असल में ये मूड्स को मैनेज ना करने की बात है, जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त पैदा होती है। सर एक कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। प्लीज़। मोहम्मद आसिफ हैं शुजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, लाइन पे ही हैं आप। बताएं जी, क्या नाम है आपका? आसिफ शहबाज से। अच्छा, आसिफ ही हैं। अच्छा, मुझे बताइए क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? आज मेरे बेटे की सालगिरह है। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे की सालगिरह है आज 13। मोहम्मद जान आसिफ। जी जी, आपके बेटे का नाम क्या जान है? आसिफ। आसिफ साहब, आपके बेटे का मोहम्मद नाम? जान आसिफ। अयान। अयान, हैप्पी बर्थडे अयान। रोही टीवी की पूरी टीम की जानिब से, हमारे मेहमानों की जानिब से भी आपको हम बर्थडे विश करते हैं। हमेशा खुश रहें आप और तरक्की की राह पर चलते रहें और ज़िंदगी में अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे और पढ़ें लिखें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें और अपने लिए, इस सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि अदम बर्दाश्त को जो लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्पेसिफिक पर्सन जिसको अदम बर्दाश्त है, जिसमें ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है, वो कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है? क्या चीज़ हेल्पफुल साबित हो सकती है उस बीमारी को कम करने में? इसमें कोई एक चीज़ का तो हम नाम नहीं ले सकते। ठीक है। ये मुख्तलिफ मतलब डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं जिनसे उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अदम बर्दाश्त को सबसे पहले तो हमें स्कूल के लेवल पर तालीम को हमें बेहतर करना चाहिए, जो सबसे एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो एक फैक्टर है महंगाई का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, अब अदम बर्दाश्त को कम करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अदम बर्दाश्त, हम देखते हैं कि अचानक एक अच्छा भला इंसान बैठा हुआ है, अचानक कोई एक ऐसी बात हुई है जिसके ऊपर वो हाइपर हुआ है और सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो जो अचानक हाइपर हुआ है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करता है। मसला सिर्फ इतना सारा होता है कि लोग मामलात को बातचीत से हल करना मुनासिब ही नहीं है। समझते। बर्दाश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सीखने वाला प्रोसेस है, यानी इसको बाकायदा सीखा जा सकता है कि कैसे करें। हम दूसरों की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम दूसरों के साथ जो इख्तलाफ राय है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, अब उसका क्या है कि जब मामला सुना था वो इस्लामाबाद वाला, जो रिजेक्शन की वजह से किसी बच्ची का कत्ल हुआ था, और देखें माशरे में हमें रोज़मर्रा की बुनियाद पे ऐसे केसेस देखने को सामने आ रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने देखा नहीं था, लेकिन ये तो है कि बर्दाश्त कम ही वहाँ होती है जहाँ पर हमसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, जहाँ पर बातचीत के हमें सही तरीके नहीं आते। अच्छा, अब मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आम बातचीत से लेके एक लेवल होता है आम बातचीत का, जैसे हम कहीं भी बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं। उस बातचीत से जो अगला लेवल होता है वो होता है हमारी क्रूशियल कन्वर्सेशंस होती हैं, यानी कोई एक ऐसा मसला जहाँ पर इख्तलाफ राय पैदा हो। इख्तलाफ राय के पैदा होते ही हमारे इमोशंस हाई होने लगते हैं। जब हमारे इमोशंस, अच्छा, फिर वो बात भी वो होती है जिसमें दोनों स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा। यानी दोनों का कोई ना कोई उसके ऊपर मुफाद होता है। इख्तलाफ राय पैदा हुआ लेकिन एक दूसरे की राय को अहमियत नहीं दी जा रही। अब यहाँ पर इमोशंस आई होंगे। जब इमोशंस आई हैं, अब यहाँ पर जो अगला जो आपका सवाल था कि हम इसको कैसे करें, अब वो ये जानते ही नहीं हैं कि हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए कैसे हम इस मसले को सॉर्ट आउट करें। ठीक है। अच्छा, उसके लिए जैसे एक मशहूर स्टीफन आर्कवी ने अपनी एक बुक में एक स्ट्रेटजी कि फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड,
कि ज़रूरी है कि जब हम बातचीत करें ठीक तो है। पहले दूसरी की बात को पूरा समझ लें, उसके फिर हम बाद अपनी उस react बात को करें। करें कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है, मुझे मसलन आपकी किसी बात के ऊपर मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस गुस्से को बताने के लिए मैं इख्तलाफ करते हुए, अपनी बात पे ज़ोर देते हुए, आपको गलत साबित करते हुए, आप पर तनकीद करते हुए, मैं बात को जैसे जैसे आगे लेके जाऊंगा, मुझे पिछली भी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी कि आपने ये भी किया था, ये भी वो किया था, उस ये भी मामले किया को था। मजीद वर्ष वो बना वो देगा। मामला बढ़ता अच्छा चला सर, जाएगा। एक और कुतुबपुर में भी एक वाकया ऐसा पेश आया है। वहाँ पर एक लड़का था, लड़की के घर वाले अब नहीं मान रहे थे, शादी करना चाहता था लड़की से, लेकिन लड़की के घर वाले चूंकि नहीं मान रहे थे तो रिजेक्शन उससे कंट्रोल नहीं हुई और वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जाके उसके वालिदैन का कत्ल किया। ठीक है, और फिर जब लड़की ने शोर मचाया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उसने लड़की को भी मार दिया। ऐसा ही है, तेज़ाब फेंकने के वाक़यात हम बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं कि इस देखें, तरह ये से। इस जहां हमारी हुकूमत जो है बाकी चीज़ों पर काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हुकूमती सतह पर भी ऐसे इक़दाम लेने की ज़रूरत है साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली आपका भी तजर्बा है और हम माशरे में रोज़ ऐसे केसेस देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है हुकूमती सतह पर भी इक़दाम होने चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हर इसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। उन डिफरेंट फैक्टर्स को फाइंड आउट करना ये हुकूमत का काम है कि उन फैक्टर्स को ढूंढें कि अब हर पर्सन में, इंडिविजुअल्स में ये वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उनमें जो एक्सट्रीमिज़म कह दें, अदम बर्दाश्त कह दें, ये जो है ये बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत उन फैक्टर्स को पॉइंट आउट करे, उनको कम कैसे किया जाए, जहाँ पर हुकूमती सतह पर किया जा सकता है इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर बना दिए जाएँ ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए। इसमें मैं अगर कोड करता जाऊँ, क्योंकि मैं टीचिंग से वाबस्ता भी हूँ, तो हमारे पास डिफरेंट ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो जिनका रवैया बाज़ औक़ात बर्दाश्त से बाहर होता है। वो उनका बेसिकली उनको क्या चाहिए होती है, उनको तवज्जो चाहिए होती है। अच्छा, आप उनको तवज्जो देना स्टार्ट करें। मैं यकीन करें, मैं एक दिन एक क्लास में लेक्चर देने के लिए गया तो वहाँ पर एक बच्चा बिल्कुल अपने अंदाज में बैठा हुआ है, जिसको पता नहीं है कि क्लास में टीचर आ गए हैं। अब साफ ज़ाहिर आते हुए टीचर को फील होता है कि यार ये बच्चे का रवैया, तवज्जो थोड़ी डाइवर्टेड है। हाँ, ये पता नहीं यहाँ पर क्लास का माहौल डिस्टर्ब करने के लिए आया बैठा है। तो अगले ही लम्हे मुझे जब उससे मैं एक से दो बातचीत करना स्टार्ट की तो मुझे आइडिया हो गया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसकी पोजीशन कुछ और है। मैंने क्या किया, मैंने उसको तवज्जो देना स्टार्ट कर दी। क्लास में जो ही आता पहले मैं उस बच्चे से मिलता, उस बच्चे को टाइम देता। हुआ ये कि 1 मंथ के बाद उस बच्चे के रिज़ल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। वो बच्चा बाकी क्लास के बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया और टीचर्स की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट हो गया। तो बाज़ औक़ात ये जो इस किस्म के मसाइल होते हैं वो हम तवज्जो दे कर भी वालिदैन को भी देनी चाहिए, अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए। साथ एजुकेशन पे जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं, इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनको तवज्जो से हम बिल्कुल सही नॉर्मल लाइफ पे लेके आ सकते हैं। तो इसमें साफ ज़रा हुकूमत का किरदार बहुत अहम है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि आम शहरी की ज़िंदगी में शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो किस तरह अमली फ़वायद ला सकती हैं, लेकिन इसका सवाल का जवाब जो है वो ब्रेक के बाद लेंगे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ कॉलर है लाइन पे। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दें काइंडली। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिनिश बिलाल है। जी बिनिश। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर नाज़िम हुसैन आरबी से। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुमारियात का रुझान हमारा इस तरफ बढ़ रहा है,
तो मज़ीद मतलब कि हमारे ज़िंदगी के यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी के लिए शुमारियात का मतलब कि मज़ीद क्या वो उसके लिए हम क्या वो लॉजिक्स अपनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कि ठीक ताकि है। हम इसके उसको हम फॉलो कर सकें ठीक है शुमारियात जी, के। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल दौरे जदीद जो है इस वक्त शुमारियात वो वहद है जो सर्वाइवल आप देख रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क मुल्क में का आम है। अलमिया बन गया है, रिसोर्सेज बहुत कम है। उसके लिए शुमारियात सीखने का ये है कि आप घर बैठे बहुत सारा काम कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं। अच्छा। ऑनलाइन देखें, डाटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि डिफरेंट टाइप्स के डाटा सेट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं। अब उनको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स शुमारियात सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीख कैसे सकते हैं? अच्छा, इसको सीखने के लिए साफ ज़ाहिर है आपको शुमारियात के डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करना, आपको डाटे की पहचान होना कि ये डाटा होता क्या है। फिर उसमें हमने बात की कि वो जो फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करना। तो मैं ये कहूँगा कि एक आम इंसान 60% शुमारियात अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, जो उसको पता नहीं होता, शौरी या लाशौरी तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अभी मैंने वो पहले आपको एक मिसाल दी थी। आपने बड़ी मिसालें दे के कनेक्ट भी किया है कि हाँ। हम डेली लाइफ में स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हम अगर क्रिकेट की बात करें तो आप जानते हैं कि हर दूसरा बंदा क्रिकेट का शौकीन है। उसमें प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट निकाली जा रही होती हैं। अच्छा, उसमें कहते हैं जी एक टीम ने 20 ओवर्स में 120 रन बना लिए। अब एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, आप उससे पूछेंगे जी बताएं इस टीम को जीतने के लिए क्या एवरेज चाहिए, वो कहेगा हाँ जी ये अगर 4 ओवर में 6 स्कोर बनाता है तो ये तो जीत जाएंगे। हाँ। अब देखिए उसने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर दी है, बिल्कुल कर दी है। उसने औसत निकाल ली है, वो शुमारियात इस्तेमाल कर चुका है। तो ये 60% लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। जो इसकी स्पेशलाइजेशंस हैं वो साफ ज़ाहिर है उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सीखने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत से एनालिस्ट मुझे ये बताइएगा क्योंकि आजकल दौर जो है हम बात कर रहे हैं जदीद दौर की, तो जदीद दौर में चैट जीपीटी का इस्तेमाल जो है वो बड़ा आम है। हमने एआई की भी बात की, तो मुझे बताइएगा स्टैटिस्टिक्स के कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी के और एआई के पीछे काम कर रहे हैं? हाँ, ये बेसिकली जो इनकी सब की जो बुनियाद है स्टैटिस्टिक्स में हम प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी ठीक है। ये बेसिकली मॉडल डिवेल्प करने में हेल्पफुल करती है कि डिफरेंट टाइप्स के आप मॉडल डिवेल्प करते हो, उनका सीक्वेंस बेसिकली हम उनका पैटर्न देख रहे होते हैं कि ये किस पैटर्न में ये चीज़ लाई कर रही है। अब जैसे सोशल मीडिया यूज़र्स आप देखते हैं कि अगर एक बच्चा यूट्यूब पे बैठकर वो एक स्पेसिफिक कार्टून देखता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो यूट्यूब ओपन करता है, यूट्यूब उसको फीड कर रही है, वो देख रही है कि इस बच्चे को ये कार्टून पसंद है। अगली दफ़ा जो ही वो ओपन करता है वो उसी तरह के तर्ज का बच्चे को छोड़े हम अगर हम सोच भी लेते हैं, मैंने तो ये भी इमेजिन करके भी देखा है कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मेरे पास अब कपड़ों से रिलेटेड मेरे पास चीज़ें आनी चाहिए, तो वो वाकई आना शुरू हो जाती हैं। सोच से कैसे हो सकता है? बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो पैटर्न आपका फॉलो करते हैं, आपने किसी चीज़ को लाइक किया है। अच्छा। हम ऐसे जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो चीज़ों को हम लाइक करते जाते हैं। अच्छा, आपको अगर कपड़ों ज़्यादा पसंद है तो उसमें अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसे डिज़ाइन आए होंगे, आपने देखा होगा कि ये डिज़ाइन मुझे अच्छे लगे हैं, आप उसको अगर स्पेसिफिक टाइम के लिए भी उस चीज़ को विजिट करते हैं तो वो उसमें फीड हो जाती है चीज़। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, तो मुझे बताइए अदम बर्दाश्त को कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? इसके लिए ना हमें सबसे पहली बात यह है सोशल मीडिया का किरदार, जिसमें हमें अदम तशद्दुद, नफरत अंगेज़ रवैये, इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए और वो चीज़ें दिखानी चाहिए जिससे बर्दाश्त। बिल्कुल ऐसा ही। सोसाइटी के अंदर हमें जो इंसाफ है उसका जितना ज़्यादा अमल दखल होगा लोगों के अंदर बर्दाश्त बढ़ेगी। बेशक। ये जो समाजी नाइंसाफ़ी है ये बहुत बढ़ाती है। अच्छा, फिर ये वाकई रोल प्ले करती है अदम बर्दाश्त को बढ़ाने में, समाजी नाइंसाफ़ी? जी बिल्कुल, ये बहुत है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो घरों के अंदर पेरेंट्स की अपनी ट्रेनिंग है जो बच्चों को देते हैं। फिर तालीम का बहुत अच्छा रोल है कि तालीम के ज़रिए से इसको बेहतर किया जाए। ठीक है डॉक्टर जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़े अहम टॉपिक्स हमारे साथ डिस्कस किए हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।